सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्या है सर? क्वेश्चन आता ही आता है। हम लोग जब कभी भी बात करते हैं हमारी प्यारी पृथ्वी की, हमारे अर्थ के ऊपर, तो अर्थ पे जितने भी आपको लैंडफॉर्म्स बनते हुए दिखते हैं, अब हमारा जो पोल है और जो हमारा इक्वेटर है उस पे इसका वैल्यू थोड़ा डिफर करेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका एक सिंपल सा कारण है। अब ऐसा माना जाता है कि जिस मटेरियल से हमारे, उसी मटेरियल से हमारी, यार चाय पीते पीते सोच रहा था मैं कि अगर हम थोड़ा मतलब अर्थ के बारे में सोचें तो मतलब लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। उससे पहले हमने ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पढ़ा और मतलब अभी मैं मतलब ऐसे चाय वाय पी रहा था, मैंने कहा काफी क्लासेस हो गई, थोड़ी टायर्डनेस हो रही है, एग्जॉशन हो रहा है, चलो यार चाय पी करके दिमाग की बत्ती जलाते हैं। तो वैसे मैं कॉफी लवर हूं भाई, तुमको पता ही है, बच्चे जो मेरे से पढ़ते हो सब जानते हैं कि सर लव्स कॉफी लाइक एनीथिंग। बट इस बार मैंने कहा चलो यार चाय पीकर देखते हैं, और मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मेरे को लगा यार कि अगर अर्थ को हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से स्टडी करें तो अर्थ का तो इंटीरियर भी है, उस इंटीरियर का एक स्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट क्रस्ट, मैंटल, कोर, जब इन सब चीजों की बात होती है तो आखिरकार ये है क्या? मतलब दिमाग में कभी ना कभी तो तुम्हारे सवाल आया होगा ना। चलो एक काम करो, तुमको पानी पसंद है तुम पानी पियो, तुम्हें लस्सी पसंद है तुम लस्सी पियो, छाछ पसंद है छाछ पियो भाई, कॉफी चाय पसंद है कॉफी चाय पियो, लेकिन अगले कुछ समय तक मेरे साथ भाई बने रहना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बेहतरीन सा चैप्टर करने वाले हैं। चलो तो यार चाय का कप साइड रख देते हैं, नहीं तो सब डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो आप भी अपने डिस्ट्रैक्शंस को एकदम साइड में कर दो, एकदम कोने में कर दो, एकदम एकदम निकाल दो कुछ मिनट के लिए, अगले कम से कम कुछ समय के लिए, और आ जाओ यार हम लोग चलते हैं मिलकर के फाइंड करते हैं कि आखिरकार अर्थ के इंटीरियर में क्या है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड, यानी कि कुणाल दिस साइड। प्यार से आप मुझे डोगेश सर कह सकते हो और किसी भी नाम से बुला सकते हो। तो हम लोग आज के इस बेहतरीन सीरीज में करने वाले हैं चैप्टर दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, वन शॉट लेक्चर है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे बढ़िया से कवर करेंगे, लेकिन आपकी अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अच्छा लगा यार, काफी सारे बच्चे बड़े एक्टिव थे लास्ट लेक्चर के वीडियो में, मजा आया मेरे को देख करके। तो बच्चों यार लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि यार ये जो सवाल है ये हमारे दिमाग में जो है एकदम बार बार लगातार आता रहता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस, अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर और हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है? चलो तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्या है सर? अर्थक्वेक वेव्स है, क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से तुम्हें एकदम दिमाग में सेट करके रख लेने हैं। सर इससे क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है बात ये भाई, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो सब बढ़िया से एकदम अपना नोट कर लो यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो कैसन बा हमारा डोगेश स्क्वाड भाई? तो हमारे डोगेश भैया आ गए अपनी वाइफ डॉगलीना के साथ और चिमकंडी चिमटू के साथ। तो ये सब आपके साथ मिलकर के आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हमारी डोगेश आर्मी तो बढ़िया ही है, एकदम जबरदस्त है ना? बता देना मेरे को कमेंट्स में कि कैसी है हमारी डोगेश स्क्वाड। चलो तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो कहानी बहुत सिंपल है कि अर्थ के ऊपर जो आप लैंडफॉर्म्स देखते हो ना बच्चों, हम लोग जब कभी भी बात करते हैं हमारी प्यारी पृथ्वी की, हमारे अर्थ के ऊपर, तो अर्थ पे जितने भी आपको लैंडफॉर्म्स बनते हुए दिखते हैं, ठीक है, जितने भी आपको लैंडफॉर्म्स अर्थ के ऊपर क्रिएट होते हुए दिखते हैं, उस सभी के पीछे कारण होते हैं दो प्रकार की फोर्सेस। एक जिनको हम कहते हैं द एक्सोजेनिक फोर्स बच्चों, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करती है, और एक को कहते हैं हम लोग यहाँ पे द एंडोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के इंटीरियर में यहाँ पे काफी एक्टिव रहती है, ठीक है? और इन्हीं फोर्सेस के चलते क्या होता है, सभी प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं, जो चेंजेस हैं, आपको अर्थ के सरफेस पे बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? चलिए अब मजे की बात क्या है बेटा, जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का क्या है, अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अर्थ का क्या है, अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, कई सारे लेयर्स के अंदर वो क्या है बेटा, डिवाइडेड है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि अर्थ के अंदर जाकर के, एकदम डीप में जाकर के प्रैक्टिकली खुद से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप अर्थ का देखो, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ इज ह्यूज, अर्थ बहुत बड़ी है यार, है ना? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितना आप सरफेस से, जो हमारी सतह है सरफेस से, जितना आप अंदर की तरफ जाओगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है अर्थ के अंदर तक चला जाए और वहां से सब कुछ इकट्ठा करके सोर्स ले आए। सो दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो हम लोग अर्थ को जब स्टडी करना है तो सबसे पहले उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, तब उसके बाद हम लोग इन दोनों फोर्सेस की जानकारी लेंगे और फिर हम पता कर पाएंगे कि जो अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, चीजें होती हैं, वो आखिरकार क्यों होती हैं। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, तो कभी सोचा है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा दिखता होगा? वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो मैंने आपको एक बात बताई कि यार किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ चला जाए एकदम और जा करके सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके ले आए, है ना। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो अर्थ का जो एवरेज रेडियस है कितना है भाई, 6371 किलोमीटर के आसपास। ये सब अप्रॉक्स है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं भाई अप्रॉक्स, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यूज की बात की जाए तो अर्थ का जो अप्रोक्सीमेट रेडियस है कितना है, 6371 किलोमीटर। अब हमारा जो पोल है और जो हमारा इक्वेटर है उस पे इसका वैल्यू थोड़ा डिफर करेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसका एक सिंपल सा कारण है कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सेस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट करने से क्या होता है, एक फोर्स पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो फोर्स क्या करती है, चीजों को बाहर की तरफ फेंकती है। तो एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे तो अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ कैसा है, अर्थ एक जियोइड है। तो अर्थ का शेप कैसा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्थ बीच से फूली हुई है और ऊपर पोल्स की तरफ से दबी हुई है। रीजन बीइंग सिंपल कि हमारे इक्वेटर पे आपको ये कहते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो आप देखोगे एक फूलापन आपको यहां पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो रेडियस है उसका वैल्यू भी आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है इक्वेटर पे। वही पोल्स के ऊपर ये कम हो जाएगा। इसीलिए जो एवरेज निकाला जाता है लगभग वो कितना है, लगभग इतना 6371 किलोमीटर। अब इतना बड़ा रेडियस है दोस्तों, साथ ही साथ जब अर्थ के इंटीरियर में आप जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इस वजह से क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन का डायरेक्टली अंदर गोता लगा करके रिसोर्स को लाना बहुत मुश्किल है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो तरीके निकाले। हमने कुछ तो डायरेक्ट सोर्सेस लिए और कुछ हमने इनडायरेक्ट सोर्सेस लिए, और इन्हीं को स्टडी करके हमने एक अर्थ का स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि ऐसा अर्थ अंदर से दिखता होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहां पे, दैट इज द डायरेक्ट सोर्सेस, कि आखिरकार अर्थ को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। देखो आपको एक बात अच्छे से पता है कि अर्थ जो एक प्लैनेट है, इसके अंदर आप देखोगे तो तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है, अब अर्थ को स्टडी करना है तो इंपॉर्टेंट है ना कि अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए। तो जब डायरेक्ट सोर्सेज की बात की जाती है तो डायरेक्ट सोर्स में सबसे बढ़िया सोर्स आता है, सोर्स नंबर 1, हमारे सरफेस पे पाए जाने वाली चट्टानें, रॉक्स। और साथ ही साथ जब आप माइनिंग करते हो, माइनिंग क्या होता है, वो एक्टिविटी जब आप अर्थ में खोद करके मिनरल्स को निकालते हैं। ठीक है, तो जब आप अर्थ में गड्ढा खोदते हो, अच्छा खासा डीप गड्ढा खोदते हो, तो अंदर की तरफ जो पत्थर होते हैं आपके, वो थोड़े कम इरोडेड होते हैं, है ना, उनके अंदर इरोजन कम हुआ होता है, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर के पत्थर मिल जाते हैं। तो उनको जब आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि अर्थ का सॉलिड पार्ट जो है किस प्रकार के रॉक से बना हुआ है। उन रॉक्स के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं कई बार, तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डायरेक्ट सोर्स क्या है कि सर सरफेस रॉक्स एंड माइनिंग रॉक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सरफेस पे रॉक्स पाई जाती हैं या जो गहरी खदानें होती हैं आपकी, है ना, जहां से मिनरल्स आप निकालते हो, उनके पत्थरों को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें अर्थ के एक स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में जो हमारी गोल्ड माइंस है ना, अगर हम देखेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर इधर गोल्ड निकाला जाता है, तो जो गोल्ड की माइंस हैं वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं बच्चों। तो यहां से जो पत्थर कलेक्ट किए जा रहे हैं प्लस सरफेस के ऊपर जो पत्थर पाए जा रहे हैं, उनको जब आप स्टडी करोगे तो आपको स्ट्रक्चर का पता लगेगा। अब देखो 4 किलोमीटर से और गहराई में जाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, कि टेम्परेचर आपका बढ़ने लगेगा, है ना, आपको जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होता चला जाएगा। तो इसके बियॉन्ड जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा है डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं बच्चों, ओशियनिक क्रस्ट को ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे क्रस्ट हमेशा दो पार्ट्स में पाई जाती है, ओशियन के अंदर भी और हमारे जो है कॉन्टिनेंट के ऊपर भी। तो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट जो है थोड़ी ज्यादा ठोस, थोड़ी ज्यादा थिक होती है, तो उसको ड्रिल करके अंदर तक जाना, अंदर से मटेरियल निकाल के लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो साइंटिस्ट दिमाग लगाए, साइंटिस्ट ने कहा भैया एक काम करते हैं, कि जो ओशन वाला क्रस्ट है थोड़ा पतला है, इसको ड्रिल करते हैं, यहां से रॉक के सैंपल्स निकालते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो साइंटिस्ट अगर आप देखोगे तो तगड़े ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एग्जांपल मैं आपको दूं यहां पे, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गया हमारा, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा जब यूएसएसआर हुआ करता था, है ना, जब अभी क्या है कि यूएसएसआर आपको याद होगा कि जिस अभी हम लोग रशिया को जानते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, एक बड़ा सा सोवियत ग्रुप था पूरा, उसको हम यूएसएसआर कहते थे। तो यूएसएसआर के टाइम पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, लगभग आप ये मान लीजिए आपके मोटा मोटा नॉर्थ वेस्टर्न रशिया के अंदर। तो नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में कोला पेनिनसुला करके एरिया है। ठीक है, पेनिनसुला का मतलब होता है कि जनरली एक ट्रायंगुलर आकार का लैंड जहां पे तीन तरफ से पानी हो, ठीक है, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में लगभग नॉर्वे बॉर्डर के पास एक ऐसा कोला पेनिनसुला है। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, एक 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा, इसको हम कहते हैं द कोला सुपर डीप बोरहोल। एनसीईआरटी इसको सही से समझा नहीं पाता।
एनसीईआरटी पता है क्या करता है? एनसीईआरटी की दिक्कत क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी कई बार आपको कंफ्यूज कर देती है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि कोला सुपर डीप बोर होल को जो है या इसके साथ मिक्स कर दिया है ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है, और समझाया नहीं ठीक से। बट जो कोला सुपर डीप बोर होल बना हुआ है बेसिकली बना है नॉर्थ वेस्टर्न रशिया के अंदर, ठीक है, और लगभग कोला पेनिनसुला का जो एरिया है वहां पे, राइट, नियर द नॉर्वे बॉर्डर। अब इसको तो मैं मैप पे दिखाता हूं एक बार, ठीक है। तो अगर हम मैप पे इसको ध्यान से देखें, देखो ये देखो, दिस इज द कोला सुपर डीप बोर होल। तो ये आपका कोला सुपर डीप बोर होल बना हुआ बच्चे, पूरा पेनिनसुला है कोला पेनिनसुला। तो यहां पे यूएसएसआर ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, है ना, इन्होंने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया और करीब 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दिया। 12 किलोमीटर गहरा, इतना डेप्थ में लोग चले गए। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे जैसे अंदर जा रहे थे लोग तो ऐसे से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। इसके बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसएसआर टूट गया, कई सारे इंडिपेंडेंट देश बन गए, तो वहां पे जो पैसा था रिसर्च करने का, फंडिंग जो थी वो आनी बंद हो गई भाई। तो फंडिंग आनी बंद हो गई, प्लस जितना गहराई में जा रहे थे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था, तो वो भी एक चैलेंज था। तो इस प्रोजेक्ट को वहीं पे छोड़ दिया गया। तो अभी अगर आप देखोगे साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, बजाय लैंड पे ड्रिल करने के लोग क्या कर रहे हैं, ओशियन के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो वहां से जो सैंपल्स हमें कलेक्ट हो रहे हैं उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे चीजों को समझ पा रहे हैं। क्लियर है बात सभी को? नाउ अब अगर आप देखोगे सर माइंस कैसी दिखाई देती हैं, तो देखो माइंस ऐसी दिखाई देती हैं, अंदर से हम लोग रॉक्स वगैरह निकाल करके लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ऐसी होती है माइंस। तो सरफेस रॉक्स और माइनिंग रॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इस तरीके से ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। और एक और जो सबसे आसान, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है वोल्केनिक इरप्शन। तो दोस्तों वोल्केनो में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो भैया वोल्केनो में क्या हुआ, डॉगलिना जी बेचारी वोल्केनो में गिर गई, कह रही ओई अम्मा मैं तो वोल्केनो में गिर गई, है कि नहीं भाई। तो वोल्केनो में क्या होता है कि वोल्केनो इज लाइक एन ओपनिंग। वोल्केनो क्या है, अर्थ के सरफेस पे एक ओपनिंग है जहां से जो अंदर मैग्मा है गरम गरम जलता हुआ वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लावा। अगर वही लावा ठंडा हो जाए तो वो क्या बना देता है, इग्नियस रॉक्स बना देता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे अर्थ के इंटीरियर से गरम गरम आप देखोगे ऐसा पिघला हुआ जो है मोल्टेन रॉक्स है, मोल्टेन मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है। और जहां से वो निकलता है वो ओपनिंग अगर आप देखोगे तो कई बार वोल्केनो कहलाती है। तो वोल्केनो सिंपल भाषा में क्या है, इट्स एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जहां से अंदर से जो मैग्मा आ रहा है वो सरफेस पे आ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये मैग्मा अंदर होगा तो इसे मैग्मा कहेंगे। याद रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, सर जब अंदर होगा ये जलता हुआ तो इसे मैग्मा कहेंगे, लेकिन जब सरफेस पे आ जाएगा तो उसे लावा कहेंगे। तो जब कहीं भी वोल्केनो फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। अच्छा, वोल्केनो भी सब एक प्रकार का नहीं होता, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो वोल्केनो का भी कई सारा टाइप होता है। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, पूरा इक्विपमेंट वगैरह पहन के जाते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट, और वहां से वोल्केनिक लावा जो है भर करके ले आते हैं लैब में, और लैब में जाकर के उसको स्टडी किया जाता है। क्योंकि जब वोल्केनो फटता है तो अंदर से क्या होता है, मोल्टेन रॉक्स निकलती, मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती है जो बाहर आती हैं। तो जब आप लावा को स्टडी करते हो तो आपको यह पता चलता है भाई कि ये जो है हमारा जो लावा है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। जब मोल्टेन मटेरियल, मैग्मा या लावा को हम लोग जब स्टडी करते हैं बच्चों, तो हमें यह पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में जाने पे कैसे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। डन। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, साइंटिस्ट ये तो स्टडी कर लेते हैं कि लावा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बट ये नहीं पता लगा पाते हम लोग कि कितनी गहराई से लावा आ रहा है, कितने डेप्थ से आ रहा है। तो एग्जैक्ट उसकी नॉलेज हमको नहीं मिल पाती है। तो ये अपने को यहां पे याद रखना है। क्लियर है बात सभी को? चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, डायरेक्ट सोर्सेस की बात करेंगे तो क्या क्या बातें की जाएंगी, सरफेस रॉक्स एंड माइनिंग, डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, और आपका वोल्केनिक इरप्शंस। क्वेश्चन अगर आ गया लॉन्ग आंसर में तुम्हारे पेपर में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस बताओ, तो पॉइंटर्स एज इट इज लिख करके आ जाना। क्लियर है सभी को? क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात कर लेते हैं। यहां पे पहला है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी को नापना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब कभी भी आप देखिए, आप अगर क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे, देखो आप क्या कर रहे हैं, क्रस्ट से बेटा कोर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो याद रख लीजिएगा तीन चीजें बढ़ेंगी यहां पे। क्या क्या बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ प्रेशर बढ़ेगा। तो टीडीपी से याद कर लो सर, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर जो है तीनों इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे क्रस्ट से आप कोर की तरफ बढ़ेंगे बेटा, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर जो है तीनों यहां पे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बात सभी को? और इसी को अगर आप देखोगे यहां पे साइंटिस्ट इस नॉलेज को एस्टिमेट करते हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे साइंटिस्ट इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अर्थ के इंटीरियर का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो हमने क्या देखा, एज वी गो डीपर जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है मटेरियल का बढ़ता चला जाता है।
तो डेंसिटी, अगर भारी डेंसिटी वाला मटेरियल होगा तो ज्यादा नीचे की तरफ बैठेगा वो। जब किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा होता है ना बेटा, तो वो क्या करता है, सिंक करता है, और किसी का हल्का होता है तो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। तो साइंटिस्ट ये देखते हैं कि जो डेंसर मटेरियल है वो आप देखोगे नीचे की तरफ पाया जा रहा है, और लाइटर मटेरियल ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको स्टडी करके इस कैरेक्टरिस्टिक को जो है अर्थ का एक इंटीरियर वो यहां पे डिजाइन करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है मीटियोर। अब मीटियोर कैसा होता है, देखो ध्यान से देखना, मीटियोर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड ठोस बॉडीज होते हैं। कहां से आते हैं, स्पेस से आते हैं बेटा, मैं ताऊ के घर से नहीं आते। ठीक है, तो ये स्पेस से आने वाले ऐसे ठोस बॉडीज होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादातर क्या होता है कि जो मीटियोर या मीटेरॉइड्स होते हैं ये बर्न हो जाते हैं। जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो यहां गैसेज हैं, गैसेज इनको जला देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन कई बार इनका जो है अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसको उठा के ले आएंगे लैब के अंदर। ठीक है, फिर लैब में उसको स्टडी किया जाएगा। अब ऐसा माना जाता है कि जिस मटेरियल से हमारे मीटियोर्स बने हैं उसी मटेरियल से हमारी अर्थ भी बनी हुई है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटियोर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हमने क्या देखा कि मीटियोर्स आर अ वेरी गुड एग्जांपल, सॉलिड बॉडीज होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन इनका लगभग सिमिलर टू अर्थ होता है। तो हमें कुछ क्लू लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि यार मीटियोर के इंटीरियर को स्टडी करके कि हमारे प्लैनेट का इंटीरियर कैसा होगा। सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। फिर आते हैं ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है बेटा, ग्रेविटी वो बल है, वो फोर्स है जो आपको चिपका के रखता है एकदम, है कि नहीं। अब जैसे मान लो पेन तो नहीं फेंक सकता, महंगा है, भरना पड़ जाए खर्चा इसका। ठीक है, तो मान लो अगर मैं किसी चीज को ऐसे उछाल रहा हूं ऊपर की तरफ, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी भाई, बिकॉज ग्रेविटी वो फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है ना। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी का एक थ्योरेटिकल वैल्यू लेके चलते हैं, हमने कैलकुलेट किया थ्योरी वाइज, लेकिन जो रियल वैल्यू आया वो एकदम अलग आ गया। इसको कहते हैं ग्रेविटी एनोमली, कि जो हमने वैल्यू एक्सपेक्ट किया है अगर उससे अलग आंसर आ जाए रियल में, तो इसको हम कहते हैं अनोमली बन गया, कि रियल वैल्यू जो है आपकी अलग आ रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी अलग है, दोनों में एक डिफरेंस आ गया, सो हमने कहा कि एनोमली बन गया साइंस की भाषा में। अब ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है बच्चों जब मटेरियल बहुत अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं क्या करते हैं, ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर जब डिफरेंस आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो इसे क्या कहा जाता है, अनोमली कहा जाता है। और ये अनोमलीज कब बनेंगी बच्चों, जब आपका मटेरियल बहुत अनइवनली, जो अगर आप देखोगे अर्थ की क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो समय पता चलता है कि जो मटेरियल है उसका मास कैसे जो है अनइवनली जो है अर्थ की क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, अगर ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो ग्रेविटी एनोमली का अच्छा आप कह सकते हैं हमारा क्या है बच्चे, दैट इज कह सकते हैं इनडायरेक्ट सोर्स है। फिर आपको पता है बच्चे, जब कभी आप चुंबक इस्तेमाल कियो, चुंबक मैग्नेट इस्तेमाल कियो, तो मैग्नेट के पास अगर ऐसा लोहा का चीज रख दो आप, तो उसको चिपका लेता है। चिपकाता है कि नहीं चिपकाता भाई, तो उसका एक रीजन होता है। जब कभी भी आप चुंबक लेते हैं ना हाथ में से, मैग्नेट लेते हो, तो उसके आसपास एक अट्रैक्टिव फील्ड बनती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना। तो मतलब उस एरिया के अंदर अगर आप आ गए तो चुंबक आपको चिपका लेगा, मैग्नेट आपको चिपका लेगा, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे अर्थ के क्रस्ट में भी बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन ओर ले लो आप, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसके पास, राइट। तो हमारे अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब ये मटेरियल्स ऑब्वियस सी बात है अपने अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, है ना, अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएंगे। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। तो इस समय पता चलता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स कहां कहां पे मौजूद हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। कौन कौन सा, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी को स्टडी करना, मीटियोर का स्ट्रक्चर स्टडी करना, और ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना। तो इससे हमें पता चलता है कि अंदर की तरफ मटेरियल्स कहां सॉलिड है, कहां लिक्विड है, कहां मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, कहां पे आप ग्रेविटी ज्यादा फील हो रही है। तो ये हमें पता हेल्प करता है पता लगाने में कि मटेरियल्स आर हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द अर्थ। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब जितने भी इंटीरियर सोर्सेज हैं, जितने भी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है हमारे अर्थक्वेक एक्टिविटी। ठीक है, बिकॉज अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी अगर आप देखेंगे वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, और हर वेव का अपना एक प्रॉपर्टी होता है। अब जैसे मैं आपको, मेरे को क्लास 12 हमेशा याद आती है जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाता हूं। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में हम लोग फिजिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स पढ़े थे, तो वेव में हमने हर तरीके का वेव पढ़ा था, इंफ्रारेड कैसे होता है, रेडियो वेव्स कैसी होती हैं। तो एक बात समझाई गई थी कि देखिए, आपने भी 9 10 में साउंड वेव वगैरह तो पढ़ा ही होगा, लाइट पढ़ी होगी आपने, है ना, लाइट भी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो कहानी बहुत सिंपल है कि जब हम लोग वेव्स की बात करते हैं तो हर वेव का एक प्रॉपर्टी होता है। कुछ वेव्स होती हैं जो सभी मीडियम से ट्रैवल कर जाती हैं, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी। कुछ वेव ऐसी होती है जो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करेगी। कुछ वेव ऐसी होती हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो बेंड हो जाती हैं, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अपने लाइट में वो ग्लास का एक स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट होता था, ये ग्लास का स्लैब रखते
लिखते थे व्हाइट शीट के पेपर पे, ठीक है, और ऐसे पिंस लगा देते थे हम लोग, फिर ये चेक करते थे कि देखिए लाइट कैसे बेंड हो रही है ना। तो लाइट क्या है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, अगर उसका मीडियम चेंज हो जाए, हवा से ग्लास में एंटर करे तो वो बेंड हो जाती है थोड़ी सी। तो वैसे अगर हम बात करें, हमारी अर्थ को एक वेव्स भी होती है बच्चों, है ना, और ये एक्चुअली बताती है हमें कि हमारे अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, क्लियर है बात सभी को। तो हमने क्या देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज द सिज्मिक एक्टिविटी, या जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो चाहे सिज्मिक एक्टिविटी कह लीजिए, चाहे आप अर्थक्वेक कह लीजिए, क्लियर है बात सभी को। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानी जाती है अबाउट द अर्थ इंटीरियर। अब सवाल उठता है कि सर आखिरकार क्या होता है एक अर्थक्वेक। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्चुअली अर्थक्वेक वो एक्टिविटी है जो आपके मकान को ढहा देती है, हिला देती है, हिला के रख देती है। ऐसा नहीं होता है भाई, अर्थ को एक माइक्रो सेकेंड्स का होता है, उसके जो वेव्स होते हैं ना वो असली बैंड बजाते हैं तुम्हें, समझे। तो जो मकान हिलता है ना ऐसे करके, जो धरती हिलती है ऐसे करके, उसका मेन रीजन है वो जो वेव्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाऊं तुम्हें, सिंपल भाषा में क्या होता है एक अर्थक्वेक, सिंपल भाषा में इस गाने से याद कर लो क्या होता है अर्थक्वेक। कि अरे आरा हिले छपरा हिले जीला हिलेला, है कि नहीं भाई, कि आरा हिले छपरा हिले जीला हिलेला, और आवेला जब अर्थक्वेक तो पूरा धरती हिलेला, समझे। तो मतलब अर्थक्वेक को सिंपल भाषा में समझाओ तो शेकिंग ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाट अर्थक्वेक इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो इस गाने से याद कर लो कि आरा हिले छपरा हिले जीला हिलेला, जब आवेला अर्थक्वेक तो पूरा धरती हिलेला, धरती शेक करती है, ठीक है। तो शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को कैसे हम डिफाइन करेंगे, अर्थ को हम डिफाइन करेंगे दैट इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अर्थ शेक क्यों करती है, काहे, अर्थ का मन मचल जाता है क्या, अर्थ क्या गाना देख लेती है कोई खतरनाक वाला, है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो अर्थ शेक क्यों करती है, बिकॉज एनर्जी रिलीज होता है मालिक, ठीक है। इसको देखो समझाते हैं तुम्हें एकदम बेसिक भाषा में। देखो ज्यादातर जो अर्थक्वेक आता है वो होता है बच्चे टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। देखो हमारा जो लिथोस्फीयर है भाई, इसको ऐसे समझना कि मालिक, देखो ध्यान देखो, हमारा जो लिथोस्फीयर है, सॉलिड पार्ट जिसे आप कहते हैं, ये डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स, क्या बोलते हैं इनको हम लोग यहाँ पे, इन्हीं को हम कहते हैं दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। आई बात समझ में। देखो अब मान लो कि जो तुम्हारी घड़ी है दुपट्टे में फंस गई, गए थे किसी शादी फंक्शन में, बहुत वायरल होती हैं वाली रील्स, तुमने देखा होगा है ना, कि ऐसे तुम्हारे घड़ी का जो पिन था वो किसी के दुपट्टे में भाई फंस गया। मान लो तुम खाना लेने जा रहे हो, चाउमीन लेने जा रहे हो, ठीक है। अब क्या करोगे ऐसे में, तुम छुड़ाने का ट्राई करोगे कि नहीं करोगे। एक तरीका होता है एकदम प्रॉपर ऐसे हाथ से निकालने वाला, एक होता है ऐसे खींच लेना। तो माहिलिक अगर आपने ऐसा खींच लिया अपना हाथ, तो घड़ी को भी नुकसान हो सकता है, दुपट्टे को भी हो सकता है, हो कि नहीं सकता है। बहुत सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ, एक जेनरिक बात कर रहा हूँ। आजकल नहीं रील वील बहुत चलती, कि अरे यार मेरी किस्मत ऐसी होती काश, ऐसे वाला है ना। तो वैसे आप समझो एक जेनरिक बात है भाई, या किसी के मान लो तुम्हारा मतलब जो है हो सकता है कई बार जो है हमारा जैसे मेरी शर्ट की बात करूं, तो मेरा जो शर्ट था है ना, वही टी शर्ट मैंने पहना हुआ था, तो भाई वो जो टी शर्ट थी मेरी ऑटो में फंस गई पीछे, ठीक है। ऑटो की सीट में होता है ना, ऑटो की सीट में आप बैठते हो तो टी शर्ट ऐसे कई बार ऐसे फंस जाती है, तो भाई मेरा ऑटो की सीट में टी शर्ट फंस गया। अब मैं उसको हाथ से निकाल लिया तो निकल ही नहीं रहा था भाई, तो मैं क्या हुआ, आगे की तरफ हुआ तो टी शर्ट पीछे से पूरा फट गया, उसमें छेद हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जब हम लोग बात करते हैं, हमारा लिथोस्फीयर क्या है, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, लगातार मूव करती रहती हैं, लगातार क्या करती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। अब इनके कई प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स या तो एक दूसरे के पास आएंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी भाई, या फिर कई बार क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, सॉर्टेड। चलो तो हमने क्या देखा, जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की जाती है तो या तो एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो इन्हें हम कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, गैप क्रिएट कर देती हैं, तो उनको हम डाइवर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। और कई बार क्या होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करती हैं, ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, यहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, यहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो रही है। जब कोई चीज आपस में ऐसे रगड़ खाती है तो क्या जनरेट करती है, फ्रिक्शन जनरेट करती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा है बेटा यहां पे, कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बिल्ड हो जा रहा है ना। स्ट्रेस क्या हो जा रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठा होता चला जा रहा है, बिल्ड होता चला जा रहा है। बिकॉज हो क्या रहा है कि जब ये प्लेटें मूव कर रही हैं ऐसे, है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि मेरी टी शर्ट फंसी हुई है ऑटो के अंदर, और मैं आगे की तरफ जाने का ट्राई कर रहा हूं, उसको छुड़ाने का ट्राई कर रहा हूं, और वो कील से छूट नहीं रही है। तो वैसे क्या है, प्लेटें जब मूव करती हैं तो जो इनका एंड होता है ना, जो इनका किनारा होता है, कई बार ये लॉक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, कई बार ये ऐसे आपस में लॉक हो जाता है।
और लगातार आप देखोगे ये ट्राई करती हैं कि एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाएं। तो हमने क्या देखा कि लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स का अपना मूवमेंट होता है। कई केसेस में क्या होता है कि जब एक दूसरे के साथ स्लाइड पास करती हैं, ऐसे एक दूसरे से किनारे को टच करते हुए मूव कर रही होती हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्लेटों का टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे, एक दूसरे से हटना चाहेंगे। और यहां पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब ये स्टेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लेंगी और ये स्लिप कर जाएंगी तेजी से, ऐसे खट से जब ये स्लिप करेंगी, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यहां बिल्डअप हुआ है, ये एनर्जी यहां बिल्डअप हुआ है, ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तुम खुद सोचो ना, ऐसा कि बहुत टाइम से यहां पे एक एनर्जी बिल्डअप हो रहा था, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था यहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते। ये ट्राई कर रही है कि इनके जो किनारे लॉक हो गए, एकदम एक दूसरे से अलग हो जाएं, है ना। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि इस चीज को ये अचीव कर लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाएंगी। और जब ऐसा होगा तो यहां पे क्या होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। यही वो इवेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहां पे, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ है, कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर आप मान लीजिए एक वीक पोर्शन कह लीजिए, रॉक्स के अंदर जो कमजोर क्षेत्र है, वीक पोर्शन है, ब्रेक जहां पे, क्रैक जहां पे बन रहा है आपका, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट। तो इसी फॉल्ट के अलोंग क्या होता है दोस्तों, यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब मजे की बात क्या है दोस्तों, जहां पे एनर्जी रिलीज हो गई उसे फोकस कहा जाएगा। कई बार इसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पे कि जहां पे, जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होगा, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा बच्चे, उस पॉइंट को कहा जाएगा द हाइपोसेंटर या फोकस। और इसी पॉइंट के ठीक ऊपर सरफेस पे एक पॉइंट होगा जहां पे वेव्स हिट करेंगे आके, इसे कहा जाएगा एपिसेंटर। क्या कहा जाएगा इसको, एपिसेंटर। तो हमने क्या देखा यहां पे, दो बातें, कि नंबर 1, जो पॉइंट जहां पे एनर्जी रिलीज हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द फोकस या हाइपोसेंटर। और हमारे इसी पॉइंट के जस्ट ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं यहां पे एपिसेंटर। तो जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो आपने सुना होगा, न्यूज वालों को बताते हो कि भैया अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहां पे था। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एपिसेंटर। क्लियर हो गई बात सभी को। चलिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्थक्वेक के वेव्स की। ठीक है, देखो अर्थक्वेक के वेव्स को समझने का बड़ा आसान तरीका है, आइए समझते हैं। ठीक है, डन। सो भाई लोग, अर्थक्वेक की वेव्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो प्रकार से। पहले दो कैटेगरीज में बना लेते हैं। एक को कहते हैं बॉडी वेव्स, जो अर्थ के इंटीरियर से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, जो अर्थ के अंदरूनी बॉडी से, इंटीरियर से ट्रैवल करती हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉडी वेव्स। और एक्चुअली यही वेव्स हैं जो हमको प्रॉपरली अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी देती हैं। ठीक है, अब दूसरा तुम देखो ध्यान से, दूसरा कहता है सरफेस वेव्स। तो बेटा जो तुमको डैमेज होते हुए दिखाई देते हैं ना, जो रियल में डैमेज होता है, बिल्डिंग उखड़ गई, सड़कें टूट गई, है ना, ये डैमेज कौन कॉज करती है, डैमेज कॉज करती है आपकी सरफेस वेव्स। हम यहां पे बॉडी वेव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ना, बॉडी वेव्स का फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कौन से दो पार्ट्स हैं, पहली कहलाती है हमारी पी वेव या प्राइमरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव बेटा वो वेव है जो सबसे पहली बार आपके सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो इसको प्राइमरी कह लीजिए या पी वेव कह लीजिए। ठीक है, तो पी वेव कौन सी वेव है बेटा, जो सिस्मोग्राफ होता है ना, जिसमें हम वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं जब कोई अर्थक्वेक आता है, तो सबसे पहली वेव जो आपके सिस्मोग्राफ पे पहुंचती है उसे हम कहते हैं द प्राइमरी और द पी वेव। इसके बाद जो दूसरी आती है सिस्मोग्राफ के ऊपर, वो कहलाती है आपकी द सेकेंडरी और द एस वेव। सेकेंडरी और द एस वेव, आई बात समझ में। तो यहां पे जो सेकेंड अराइव होती है दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी और द एस वेव। उसके बाद आपको देखने को मिलती है सरफेस वेव्स। यार वैसे सरफेस को भी ना हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं उतना डीप डाउन नहीं जाऊंगा। ठीक है, कंपटीशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया, बट मैं उसको फर्दर डिवाइड करूं तो भाई इनको हम रिले वेव्स भी कहते हैं कई बार। ठीक है, और लव वेव्स के अंदर डिवाइड करते हैं, रिले एंड लव के अंदर डिवाइड करते हैं। ये वेव्स का नाम है भाई, समझे। ठीक है, तो ये वेव्स का नाम है, तो उनको हम फर्दर अगर हम डिवाइड करें सरफेस वेव्स को, तो हमको रिले और लव वेव्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। बट आपको ये जो है डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना पता होना चाहिए कि सरफेस वेव्स एक्चुअली वो हैं बच्चे जो तब स्टार्ट होंगी जब बॉडी वेव्स हमारे सरफेस पे आएंगी। देखो होता क्या है कि देखो ध्यान देना, यहां पे मान लीजिए मेरा क्या था, मेरा फोकस था।
ठीक है। अब फोकस से क्या हुआ, जो एनर्जी था वो डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे करके, है ना। तो यहां पे सबसे पहले अगर आप देखोगे सरफेस के पास प्राइमरी वेव पहुंचेगी। जैसे प्राइमरी वेव पहुंचेगी वो क्या करेगी, यहां पे जो पत्थर रखे हैं ना, रॉक्स हैं, इनके अंदर एक नई वेव जनरेट कर देगी, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सरफेस वाली हो जाएगी। तो यही क्या करती है, आपका डैमेज कॉज करती है। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि फोकस से हमारी वेव्स निकलेंगी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सबसे पहले पहुंचेगी ऊपर सरफेस के पास, वहां पे जो पत्थर होंगे, रॉक्स होंगे, नई वेव उनमें जनरेट कर देगी, जिसे हम सरफेस वेव कहेंगे, और वो क्या करेगी, पूरा डिस्ट्रक्शन आपका कॉज करेगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारी अर्थ को वेव्स यहां पे ट्रैवल करती हैं। अब मजे की बात क्या है कि जब प्राइमरी की बात की जाती है, तो प्राइमरी एक ऐसा वेव है जो सभी मीडियम से ट्रैवल कर लेता है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी। ठीक है, और सेकेंडरी वाला जो है हमारा, वो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करता है। तो जहां पे ये वेव्स हमें ग्राफ पे रिसीव नहीं होती, समझ जाते हैं कि वहां पे लिक्विड रहा होगा स्टेट। ठीक है, और जहां पी वेव्स आपको रिसीव नहीं होती ग्राफ पे, वहां हम समझ जाते हैं कि मीडियम या डेंसिटी में चेंज आया होगा, तभी वेव क्या हो गई, बेंड हो गई, मुड़ गई। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब एक वेव क्या हो जाती है, उसका जैसे एक वेव जा रही है और उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाए, अगर वो मुड़ जाए, तो हम कहते हैं रिफ्रैक्ट हो गई वेव। रिफ्रैक्शन कब होगा वेव का, जब या तो मीडियम चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड या किसी और मीडियम में आप जा रहे होगे, या डेंसिटी में चेंजेस आएंगे। तो हमें समझ में आता है कि जहां जहां पे प्राइमरी वेव रिसीव नहीं होगी ग्राफ पेपर पे, दैट इज सिस्मोग्राफ के ऊपर, वहां समझ जाइए कि डेंसिटी या मीडियम में चेंज आया है। और जहां पे हमारी सेकेंडरी वेव रिसीव नहीं होगी, वहां हम समझ जाएंगे कि जो इलाका था अपना वो लिक्विड था, स्टेट अपनी लिक्विड थी। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड से ही ट्रेवल कर पाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं उसके बारे में आपको। ठीक है, कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं आपकी बेटा, ये पता है कैसा बनाती है, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करती हैं, जब मटेरियल से पास करती हैं, जब रॉक्स से पास करती है ना, तो उनको खींचती चलती हैं, ऐसे ऐसे एकदम एकदम स्ट्रेच करती हैं, और ऐसे सिकोड़ देती हैं, स्क्वीज कर देती हैं। तो जब वेव कभी भी जब वेव ऐसे पैटर्न में ट्रेवल करेगी, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाना। कहने का मतलब है कि जब आपको ये लाइनें करीब दिख रही हैं, तो मतलब यहां पे मटेरियल के अंदर ऐसा स्क्वीजिंग इफेक्ट आ रहा है, कोई इसको ऐसे दबा दे रहा हो एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, और जब आपको ये लाइनें हल्की दिखाई दे रही, तो मतलब कोई इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। तो स्ट्रेच और स्क्वीज, ये मूवमेंट करते हुए बेटा ये वेव्स हमारी चलती हैं। कौन सी, प्राइमरी वाली, याद कर लीजिएगा इस चीज को। तो प्राइमरी जब मूव करेगी, ध्यान से देखना, जब प्राइमरी मटेरियल्स के अंदर से मूव करेगी, तो कैसा करेगी वो, उसके साथ उसको या तो दबा देगी, एकदम ऐसे स्क्वीज कर देगी, या उसको स्ट्रेच कर देगी। तो इस तरीके से हमारी वेव्स प्राइमरी वाली मूव करती हैं। सेकेंडरी अमेजिंग होती है। सेकेंडरी बताए कैसे मूव करती है, इनका मूव होने का तरीका बहुत बढ़िया है। तो ये क्या करती है, क्रेस्ट एंड ट्रॉ बनाती है। क्रेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऊपर की तरफ उठना, ट्रॉ का मतलब होता है नीचे जाना, ऊपर उठना नीचे जाना, ऐसे करके। तो ये जो सेकेंडरी वाली होती है वो इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, क्रेस्ट बनाती है, ऐसे टॉप बनाती है बच्चों, फिर ऐसे डिप्रेशन सा बना देती है, इसको हम कहते हैं ट्रॉ। तो ये इस तरीके से हमारी सेकेंडरी वेव्स हमारी मूव करती हैं। क्लियर है बात, समझ में आई सभी को कि वेव्स का मूवमेंट कैसे होता है। यहां पे अभी मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा था भाई कि तुम समझ जाओ कि वेव्स कैसे मूव करती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वाली कैसे मूव करती है, स्क्वीज करेगी, ऐसे दबाएगी और खींचेगी मटेरियल्स को। ठीक है, ये वाली कैसे मूव करेगी, ऐसे ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके। तो क्रेस्ट एंड ट्रॉ यहां पे बना देगी। क्लियर है सभी को बात, यहां तक क्लियर है बात सभी को। चलो, तो हमने क्या पढ़ा कि बॉडी वेव्स कहां होती हैं, फोकस पे जनरेट होती हैं और अर्थ के इंटीरियर से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फास्टेस्ट है, सीस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं दोस्तों। दे आर जस्ट लाइक द साउंड वेव्स, एंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ही ट्रैवल कर लेती हैं। कैसा इफेक्ट क्रिएट करती हैं, स्ट्रेच और स्क्वीज वाला, तो हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा। सेकेंडरी अगर आप देखोगे, पी वेव्स की बात आती है बच्चों, साथ ही साथ इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, और इनका वाइब्रेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। की वेव अगर ऐसे जा रही है, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रॉ बनाते हुए। राइट बच्चों, सरफेस वेव्स मैंने आपको बताया है तब जनरेट होती हैं बेटा, जब बॉडी वेव्स आपके सरफेस के पत्थरों से रिएक्ट करती, तब एक नई सेट ऑफ वेव्स आती है, जिसे हम सरफेस कहते हैं। और यही अगर आप देखोगे बच्चा, हमारा जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। सो दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। क्लियर हो गई बात सभी को। तो भाई ये पूरा लॉन्ग आंसर का टॉपिक है, तो मैं बार बार बता रहा हूं बच्चे कि दिस इज फॉर द लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, ये पूरा अपना लॉन्ग आंसर वाला टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, देखो इस तरीके से हमारी मूव कर रही है पी वेव्स। देखो ध्यान से देखना, कंप्रेशन बन रहा है, कंप्रेस हो रहा है मटेरियल, स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, इसी को कंप्रेशन कहते हैं। और ये देखो एस वेव कैसे मूव कर रही है, ऐसे ऊपर क्रेस्ट बना रही है, ट्रॉ बना रही, क्रेस्ट बना रही, ट्रॉ बना रही। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एस वेव का मूवमेंट। क्लियर हो गई बात सभी को, चलिए। और ऐसे हमारी सरफेस वेव्स मूव करती हैं इस तरीके से, है ना। तो दिस इज हाउ द सरफेस वेव्स मूव। क्लियर है बात सभी को, चलो।
अब कई बार क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो पेपर होता है, देखो सीस्मोग्राफ क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। यहाँ पे सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। सीस्मोग्राफ क्या होता है बच्चे? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर एक नीडल होती है, ऐसी है ना, सुई सी होती है, नीचे ग्राफ पेपर होता है। तो जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो आप देखोगे उसके ऊपर एक पैटर्न बनता है ना, तो उस पर हम लोग वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग पे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उस ग्राफ के ऊपर कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पे ना तो पी वेव आई ना तो एस वेव आई। तो वहां पे हम लोग ये पता लगाते हैं कि अगर पी वेव क्यों नहीं आई, क्योंकि डेंसिटी या मीडियम में चेंज आया होगा तो बेंड हो गई, तो रिकॉर्ड नहीं हुई। एस वेव नहीं आई का मतलब सिंपल है कि वहां पे लिक्विड स्टेट था। तो इससे पता चलता है कि अंदर में जो वेव्स अपनी ट्रैवल कर रही है वो कौन कौन से मीडियम और डेंसिटी से निकल रही है। ठीक है, तो जहां पे अपनी वेव रिसीव नहीं होती ना, शैडो जोन क्या होता है? वो एरिया होता है जहां पे सिज्मिक वेव हमारी रिसीव नहीं होती। तो अर्थक्वेक जब कभी भी आता है तो उसके एपिसेंटर से क्या होता है भाई, हम लोग वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जिस रीजन में वेव हमारी रिकॉर्ड नहीं होती वो कहलाता है शैडो जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे पी वेव का शैडो जोन बहुत सिंपल है, बहुत 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 ज्यादा, अगर आप देखोगे छोटा है, तो 105 से लेकर 145 डिग्री तक है। तो जो आपका एपिसेंटर है ना, मतलब वो पॉइंट ऑन द सरफेस जहां पे सबसे पहले वेव्स आ रही है आपकी, तो वहां से अगर 105 से 145 डिग्री का आप एंगल लोगे तो बेटा पी वेव का शैडो जोन है। वाई पी वेव हैज अ शैडो जोन? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि पी वेव अगर आप देखोगे रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्ट या बेंड करती है ऑन पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम और डेंसिटीज। ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीडियम और डेंसिटीज। डन। इसीलिए अगर आप देखेंगे पी वेव हैज अ शैडो जोन। तो पी वेव के शैडो जोन का रीजन क्या है, कारण क्या है? अगर कोई आपसे पूछे सर पी वेव आखिरकार जो है इसका रीजन क्या है, क्यों जो है पी वेव का शैडो जोन बनता है, जबकि आपने तो पढ़ाया था सर कि पी वेव तो सभी डायरेक्ट मीडियम से चली जाती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस हो। तो पी वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है? क्योंकि जब उसका मीडियम या डेंसिटी चेंज होगा तो वो क्या करेगी? बेंड करेगी, मुड़ेगी, रिफ्रेक्ट होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछे कि सर पी वेव का शैडो जोन किसके बीच में है, तो एपिसेंटर से 105 से लेकर 145 डिग्री एंगल्स के बीच में। ठीक है, डन। एस वेव का शैडो जोन बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि एस वेव आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर सकती है किससे? हमारे सॉलिड से। तो लिक्विड्स वगैरह से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इसका अगर आप देखोगे शैडो जोन स्टार्ट होता है 105 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो 40% अगर आप मान के चलिए अर्थ के सरफेस को कौन कवर करती हैं? हमारी एस वेव्स कवर करती हैं दोस्तों। ठीक है, एस का मतलब है सेकेंडरी वेव। क्लियर है सभी को बात? अच्छा, जब ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लॉन्ग आंसर के अंदर क्वेश्चन आपका आता है बेटा ये। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो उसका डायग्राम हमें बना के आना है, तो उसका डायग्राम बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात सभी को? चलिए, तो देखो यार, ये रहा पी वेव का शैडो जोन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो दिस इज द शैडो जोन ऑफ पी वेव। ठीक है, तो यहां पे 105 से 145 के बीच में आपको पी वेव रिसीव नहीं हो रही है। क्लियर है? तो एपिसेंटर से अगर आप देखोगे 105 डिग्री से लेकर 145 के बीच में आपको पी वेव्स रिसीव नहीं हो रही है, बाकी जगह आपको रिसीव हो रही है। क्लियर है बात सभी को? डन। इसके अलावा एस वेव आप देखिए कितना बड़ा इसका शैडो जोन है। एपिसेंटर से लगभग 105 डिग्री का एंगल अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको एस वेव रिसीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो पी वेव का शैडो जोन हमारा काफी छोटा है, बट एस वेव का काफी बड़ा है। क्यों बड़ा है? बिकॉज एस वेव आपकी सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है। तो जब आउटर कोर में पहुंचती, देखो कोर में जब आउटर कोर में पहुंचेगी तो आउटर कोर कैसा है? लिक्विड इन नेचर है। तो वहां पे आप देखोगे अब्सॉर्ब हो जाएगी पूरी, तो यहां पे सिस्मोग्राफ इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वाई आप देखोगे कि एस वेव का जो शैडो जोन है इट्स वेरी वेरी लार्ज। क्लियर हो गई बात सभी को? क्लियर हो गई बात सभी को? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। अब बात करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने का। आखिरकार अर्थक्वेक मेजर कैसे किया जाता है? देखो, अर्थक्वेक को मेजर करने के दो स्केल हैं। तुम लोग कई बार रिक्टर रिक्टर सुने होंगे, लेकिन सिर्फ रिक्टर से नहीं नापते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं? दो स्केल इस्तेमाल करते हैं, रिक्टर और मर्कैली। तो रिक्टर अगर आप देखेंगे मैग्नीट्यूड बताता है कि कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल पे क्या नापते हैं? एनर्जी रिलीज का मैग्नीट्यूड नापते हैं 0 से 10 के स्केल पे। ऑब्वियस सी बात है, 5 के नीचे जितना भी कुछ है वो नॉर्मल है, 5 और 5 से ऊपर जाओगे तो डेंजरस है। ठीक है, इतना दिमाग में रख के चलना। तो हम लोग क्या करते हैं? रिक्टर पे नापते हैं कि कितना अमाउंट का एनर्जी यहां पे रिलीज हुआ है। अब जैसे यहां पे तुम डायग्राम में देखो ध्यान से कि अगर हम बात करें यहां पे 5, देखो 5 के बिलो तो आप ये मान लीजिए कि मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा इतना मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन जैसे 5 के ऊपर जाते जाओगे तो आप समझ जाइए कि अर्थक्वेक आपका बहुत भयंकर आया है। दूसरा मर्काली स्केल होता है, मर्काली नापता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक कि एक्चुअली जो है कितना डैमेज हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, तो मरकैली स्केल पे हम लोग क्या नापते हैं कि रियल डैमेज कितना, रियल इंटेंसिटी कितना था। तो मरकैली जो स्केल होता है कितने नंबर पे होता है बेटा, 1 से लेकर 12 तक हम लोग नापते हैं इसमें, ठीक है। तो रिक्टर 0 से 10, मरकैली 1 से 12। तो मरकैली में अगर आप देखोगे एक, तो मान लीजिए एक पे अगर आया है एक मरकैली पे, तो यहाँ पे लोगों को फील ही नहीं होता, सिर्फ सिज्मोग्राफ मेजर कर पाता है, ठीक है। 2 लेवल का अर्थक्वेक आया तो बहुत वीक होता है, मतलब पंखा अंक आपका थोड़ा बहुत हिल जाएगा, बट ज्यादा फील नहीं होगा। 3 पे आया तो मतलब आप हो सकता है थोड़े बहुत लोग इसको फील करें, थोड़े बहुत ना भी करें। 4 नंबर पे आप देखोगे जो अंदर लोग होंगे हो सकता है वो थोड़ा सा जाग जाए, मतलब स्लीप से उठ जाए। 5 लेवल का जो होता है स्ट्रांग होता है बच्चे, सब लोग यहाँ पे फील करते हैं ना। अगर आप देखेंगे 6 लेवल का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। 7 बात आ गया बेटा, तब तो फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तब तो बिल्डिंग्स उखड़ते हुए, रोड्स में क्रैक्स आते हो तुम्हें दिख जाएंगे। तो 7 और 8 लेवल का अगर मान लो तुम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाता है कि रिक्टर स्केल पे अगर आप देखोगे 6 या 7 का अर्थक्वेक मतलब हेवी डिस्ट्रक्शन, एक्सट्रीम हेवी डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे हम लोग अर्थक्वेक को यहाँ पे मैनेज करते हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए, अब सवाल उठता है कि सर अर्थक्वेक आने का कारण क्या है, किस किस तरीके से अर्थक्वेक आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। देखो हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में जो सबसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आते हैं, मतलब ताबड़तोड़ वाले मान लीजिए हेविली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जो आते हैं बच्चे, वो आते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट से। तो मैंने आपको दुपट्टे वाला एग्जांपल भी दिया भाई, घड़ी वाला भी, अपनी टी शर्ट और ऑटो का एग्जांपल भी दिया। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आर द मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक बेटा, जो आपको देखने को मिलेंगे जब टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, है ना, वो स्लाइड पास कर जाती हैं एक दूसरे से, तो वहां पे गैप, एक फॉल्ट आ जाता है और बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो उस वजह से आप देखोगे अर्थक्वेक आता है। इसके अलावा अगर वॉल्केनो फटा है कहीं पे, तो वॉल्केनो फटना भी एक बड़ा इवेंट है भाई, वाइब्रेशंस पैदा होंगे, वेव्स पैदा होंगी। तो अगर वॉल्केनो फटा है तो उस इलाके में भी आप हो सकता है कि आपको एक अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे अर्थक्वेक आपको वही मिलेंगे जहां एक्टिव वॉल्केनोस हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कोलैप्स अर्थक्वेक। अब ये मान लीजिए जहां पे बहुत माइनिंग होता है, बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी होती है ना, मिनरल्स आप बहुत निकालते हो, कई बार क्या होता है जो माइंस होती, खदान होती है ना, उनकी छतें टूट जाती हैं, तो बड़े अमाउंट में आप देखोगे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, बिकॉज ऑफ विच यू कैन एक्सपीरियंस अर्थक्वेक। बट अगेन ये भी वही फील होगा जहां पे माइनिंग एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। चौथा आता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब यहां पे कई बार क्या हो सकता है कि आपने जो है कोई केमिकल या कोई न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया। अब न्यूक्लियर या केमिकल डिवाइस टेस्ट करोगे तो उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस एरिया में आपको जो है ग्राउंड हिलता हुआ दिखाई देगा, शेक करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे किसी विस्फोट या एक्सप्लोजन से अगर मान लीजिए आपको अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हो रहा है, ग्राउंड आपका हिल रहा है, धरती हिल रही है आपकी, तो उसको क्या कहा जाएगा, द एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। क्लियर हो गई बात सभी को? इसके अलावा बच्चों हमारे पास रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड। रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि आपने क्या किया, एक बड़ा सा डैम बनाया। अब उस डैम पे देखो, डैम किस पे बनाया जाता है, नदी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो नदी के पानी को जहां इकट्ठा करते हैं उसको हम रेजर्वॉयर कहते हैं, है ना। तो डैम के पीछे, डैम तो एक मेन स्ट्रक्चर है अपना, है ना, लेकिन उस जो डैम से पानी आ रहा है आपका नदी का, उसको जहां इकट्ठा आप करते हो उसे रेजर्वॉयर कहा जाता है। अब इतना सारा बड़े लार्ज अमाउंट में जब आप पानी को इकट्ठा करोगे तो वो भी तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उस प्रेशर के चलते कई बार आप देखोगे अर्थ आपको शेक होती हुई दिखती है, या फिर आप कह सकते हो वाइब्रेशंस आपको दिखते हैं, उसे हम कहते हैं द रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये वही एक्सपीरियंस होगा जहां एक्सट्रीम लार्ज डैम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है आपके अर्थक्वेक आने का, ठीक है, जहां लार्ज रिजर्वॉयर आपके बन रहे हैं। टेक्टोनिक, वोल्केनिक गाइस, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास इस तरीके का डैम के चलते अपना अर्थक्वेक आना, ठीक है। तो ये हो गए मल्टीपल टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अब सवाल उठता है कि सर अर्थक्वेक के हजार्डस इफेक्ट क्या है। एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने सिर्फ ऐसे लिख दिए, वर्ड्स लिख दिए, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना देखो सब लोग, ठीक है, समझाया एनसीईआरटी ने कुछ नहीं। अब एनसीईआरटी में जब तुम ये टॉपिक पढ़ते हो, हैजार्डस इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होता है, तो एनसीईआरटी जो है भगवान भरोसे छोड़ देती है, कहते हैं भैया तुम अपना समझो, अपना जानो। चलो तो हम लोग इसको विजुलाइज करके पढ़ते हैं, ठीक है, कि इमीडिएट हैजार्डस इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आखिरकार क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो पहला होता है बेटा ग्राउंड का शेक करना, धरती आपकी हिलती है तेजी के साथ, आपको ऐसा लगता है कि धरती खिसक गई आपके नीचे से, है ना, तो ग्राउंड शेकिंग पहला इंपैक्ट है। दूसरा, अनइवन ग्राउंड सेटलिंग, मतलब क्या हुआ कि कुछ पोर्शन ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया, कुछ नीचे की तरफ धंस गया, ऐसे सिंक कर गया, तो उसको हम कहते हैं दैट इज अनडिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। तीसरा आप देखोगे लैंड एंड मड स्लाइड्स। कई बार अगर आप पहाड़ पे हैं, पहाड़ पर अर्थक्वेक आ गया, और कोई ऐसा इलाका है जो ऑलरेडी बेटा बहुत प्रोन टू लैंडस्लाइड है, कि मतलब वहां कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है, ढलान पे है, मिट्टी एकदम सूखी पड़ी है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि अर्थक्वेक ने क्या किया, लैंडस्लाइड तो होना ही था आज ना कल, बट अर्थक्वेक आने से क्या हुआ, वाइब्रेशंस पैदा हुआ, लैंडस्लाइड बड़ा हो गया आपका। मड स्लाइड मतलब मिट्टी लार्ज अमाउंट्स में आपकी जो है ढलकती हुई नीचे आ गई, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं कई बार। सॉइल लिक्विफिकेशन, अगर ये मान लीजिए आसपास कोई वाटर रिसोर्स है, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक क्या हुआ कि सॉइल डिस्प्लेस हुआ,
है ना। और अगर वाटर के साथ मिक्स होगा तो एक कीचड़ जैसा या क्विक सैंड जैसा, दलदल जिसको आप कहते हैं, वैसा कुछ क्रिएट कर देगा। तो इसको हम कहते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। ठीक है, ग्राउंड लर्चिंग का मतलब होता है तेजी से झटके लगेंगे आपको, आप खड़े हुए ऐसे हिल जाओगे। ठीक है, ग्राउंड लर्चिंग। लर्चिंग का मतलब होता है सर तेजी के साथ जोल्ट लगना, झटके लगना, ऐसा लगता है ना करंट का झटका, तो ऐसे आप खड़े हो गए ऐसे हिल जाओगे, दैट्स कॉल्ड एज ग्राउंड लर्चिंग। ठीक है, अवालांच, अब मान लो तुम कैंपिंग करने गए हो कहीं बहुत पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ पे ना, सब स्नो कवर्ड माउंटेन है पूरा, जो आप मान लीजिए पूरा बर्फ से ढका पहाड़ है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर मैं एक ऐसा पत्थर लूं, उसको यार बर्फ चिपका दूं पूरी, ठीक है, एकदम बढ़िया बर्फ से उसको भर दूं और पत्थर को ऐसे हिला दूं, तो जब पत्थर को हिलाऊंगा भाई तो बर्फ सब नीचे आएगा कि नहीं आएगा। इसी को हम एवलांच कहते हैं, एकदम बढ़िया ज्योग्राफिक भाषा में। एवलांच क्या होता है, लार्ज अमाउंट में जब बर्फ या स्नो आपका धड़कते हुए नीचे आती है पहाड़ से, उसे एवलांच कहा जाता है। अब इतने अमाउंट में होती है वो स्नो कि आपको भागने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए आपके पास बड़ा सा पत्थर है, उस पर आपने पूरा बर्फ से ढक दिया उसको, अब पत्थर को अगर हिलाओगे, अगर ऐसे हिलाओगे तो स्नो डिस्टर्ब होगा, तो प्यार से बैठा हुआ था उस पत्थर के ऊपर जो जमा हुआ था वो डिस्टर्ब होगा, उसके अंदर चेंज आएगा, तो कहां जाएगा, स्लोप है, ढलान है, तो धड़कता हुआ नीचे आ जाएगा एकदम तेजी के साथ। इसे हम कहते हैं एवलांच। तो अगर मान लीजिए आप पहाड़ी इलाके में स्नो कवर्ड माउंटेन्स में और अगर अर्थक्वेक आ गया, बेटा पहली फुर्सत में भाग जाओ। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे वॉलेट रखो जेब में और भाग जाओ फोन लेकर के। ठीक है, रुकना वहां पे खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज अगर स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आते माउंटेन्स अपना डिस्प्लेस होगा, पोजीशन थोड़ा सा हिलेगा, वाइब्रेशन आएगा, पूरी बर्फ जो है ऊपर से बड़े अमाउंट में घुटकती हुई नीचे आ जाएगी। समझे, क्लियर है। तो यह अवलांच एक आपका एक अच्छा इसका रिजल्ट आपको दिखता है। फिर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, कि ग्राउंड में कैसा क्रैक आ जाएगा, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। इसके अलावा फ्लड्स आ सकते हैं बच्चे, मान लीजिए कि आपका जो है जो डैम है, अगर उधर कोई अर्थक्वेक आ गया, डैम की दीवारें चटक गई तो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। फायर लाइंस आपकी टूटेंगी, है ना, ब्रोकन गैस पाइपलाइन वैसे आग लग सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंग वगैरह ढह सकती है आपकी, ऑब्जेक्ट्स आपके गिर सकते हैं, मान लो पंखा एकदम लूज लटका हुआ है, वो वेट कर रहा था जब अर्थक्वेक आए तो नीचे गिरूं खोपड़िया पे। ठीक है, तो ऐसे पंखा लटका हुआ तब अर्थक्वेक तेज आ गया, तुम बैठे वहां काम कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, एकदम खोपड़े टन से आगे गिरा हो। ठीक है, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे एक खतरा है यहाँ पे। ठीक है, और सुनामी, भाई सुनामी के लिए जो एपिसेंटर है वो समुद्र के अंदर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अदरवाइज सुनामी नहीं आती। सुनामी के लिए एपिसेंटर जो आपको ओशन के अंदर होना चाहिए, तभी ये वेव्स आपकी जनरेट हो पाएंगी। क्लियर है सभी को। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हजार्ड्स दैट कैन कॉज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अब इसी बात पे यार हम लोग ने अब इतना सारा सोर्स पढ़ लिया, अर्थक्वेक पढ़ लिया, सिस्मिक वेव्स पढ़ ली, अब बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अर्थ के अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो मोटा मोटा क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये तीन लेयर्स तो हमको पता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए कि सर ये कैसे डिवाइड होती है, ठीक है, तो थोड़ा समझाता हूं। देखो तुमको आसान हो जाएगा इस डायग्राम से। तो डायग्राम देखो, नो डाउट कि मेरी बहुत ज्यादा सुंदर ड्रॉइंग तो है नहीं, ठीक है, बट जो भी है भाई, ठीक है, ट्राई करूंगा कि तुम समझ पाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। अच्छा, अब देखो क्या होता है बच्चों, जब हम लोग कभी भी बात करते हैं ना अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की, तो हमको पता है कि जो हमारा सबसे पहला जो लेयर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। क्या है ये, हमारे पास क्रस्ट है। क्लियर है सभी को, ये क्या है, हमारा सबसे पहला लेयर है। तो क्रस्ट का अगर आप थिकनेस देखोगे तो क्रस्ट का थिकनेस मोटा मोटा आप ये मान के चलिए, ये जाता है करीब मतलब ये मान के चलो कि ओशनिक क्रस्ट आपकी 5 किलोमीटर के आसपास की थिक होती है। ठीक है, और उस कॉन्टिनेंट्स के अंदर 70 किलोमीटर तक अगर आप पहाड़ी वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको क्रस्ट का थिकनेस मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहां से अगर आप लगभग 100 किलोमीटर तक एरिया में जाओगे, 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे आप, तो ये रीजन बन जाता है हमारा लिथोस्फेयर। क्या बन जाता है हमारा, दैट इज लिथोस्फेयर। ठीक है, अब लिथोस्फेयर में एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाता है, लिथोस्फेयर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा क्रस्ट होता है, ठीक है, और एक हमारा अपर मोस्ट सबसे ऊपरी हिस्सा मेंटल का जो यहां पे सॉलिड है, तो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, तो ये हमारा क्या होता है बच्चे, लिथोस्फेयर बनाता है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड रॉक पार्ट। राइट, तो जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आती है, जब इंटरनल, अच्छा थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूं यार, ठीक है, नहीं तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम कहोगे सर दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए, तो जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो सबसे पहली लेयर हमारे पास क्या है बेटा, क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट के थिकनेस को अगर आप देखोगे तो ओशियन और कॉन्टिनेंट के थिकनेस में काफी वैरायटी है, मतलब काफी वेरिएशन है। जो ओशियन का क्रस्ट होता है कंपैरेटिवली पतला होता है, और हमारा जो कॉन्टिनेंट वाला होता है वो एवरेज 30 किलोमीटर थिक रहता है, लेकिन पहाड़ों के बेस में अगर आप देखें जाकर के तो पहाड़ थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं, 70 किलोमीटर तक थिकनेस चली जाती है। ठीक है, फिर फर्दर अगर आप 100 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएंगे तो ये पूरा एरिया लिथोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर में क्या क्या आ जाता है, क्रस्ट आती है प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल का हिस्सा आता है। तो मेंटल को अगर आप देखेंगे ना, तो मेंटल का जो एकदम टॉप मोस्ट पोर्शन है वो थोड़ा सॉलिड है।
फिर यहां से अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएं, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास में जाऊं, ठीक है, तो 200 किलोमीटर के आसपास मुझे देखने को मिलता है दैट इज एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर क्या है यार? एस्थेनोस्फेयर एक वीक मोल्टन लेयर है, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? मैंटल के ही ऊपरी हिस्से में अगर आप देखोगे तो एक वीक मोल्टन लेयर है, और इसी वीक मोल्टन लेयर के ऊपर क्या होता है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं ना बेटा, वो यहां पे ग्लाइड करती हैं, ठीक है, मूव करती हैं। तो ऐसा माना जाता है जो हमारा मैग्मा आता है ना, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनो फटता है, तो मैग्मा आता है, उस मैग्मा का सोर्स यही एस्थेनोस्फेयर में। और इनफैक्ट हमारी जो लिथोस्फेयर की जो प्लेटें हैं टेक्टोनिक वाली बेटा, वो भी इसी के ऊपर फ्लोट किया करती हैं। तो ये कैसा है? मॉल्टन मटेरियल से बना हुआ है ना, पिघला हुआ थोड़ा सा रीजन है, ठीक है। और अगर आप देखोगे काफी वीक लेयर है, तो तभी इसका नाम जो है एस्थेनोस्फेयर रखा गया है, ठीक है। फिर इससे जब आप नीचे जाओगे, थोड़ा सा आप नीचे जाइए लगभग, तो टोटल 2900 किलोमीटर का जो इलाका है, ये आपका सॉलिड मेंटल है, ठीक है, प्रॉपर सॉलिड मेंटल है आपका। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, तो जब हम लोग बात करते हैं मेंटल वाले लेयर की ना, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आप फर्दर एस्थेनोस्फेयर से नीचे की तरफ जाएंगे 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे, तो आपको प्रॉपर सॉलिड मेंटल देखने को मिलेगा। तो मेंटल लेयर कैसी है हमारी? मेंटल लेयर मोर और लेस सॉलिड है, सिर्फ इसका छोटा सा पोर्शन जो है वो कैसा है? एक वीक मोल्टन लेयर से बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो हमारा पूरा सॉलिड मेंटल है। अब आप खुद सोच के देखो बच्चों यहाँ पे कि जब हमारी जो बॉडी वेव्स हैं अर्थक्वेक वाली, जब अंदर से ट्रैवल करती होंगी, तो आपको पता है कि जहां जहां सॉलिड है वहां सेकेंडरी वेव जरूर रिकॉर्ड होती होगी, लेकिन जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे तो हमारे पास आता है बेटा कोर का रीजन। अब कोर को जब आप देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कोर की जब बात की जाती है तो कोर हमारा डिवाइडेड है किसमें? हमारे आउटर कोर में और इनर कोर में। तो कोर के भी दो पार्ट्स हैं, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है बच्चों। तो आउटर कोर कैसा है? आउटर कोर आपका लिक्विड है, ठीक है। और इनर कोर कैसा है? इनर कोर हमारा सॉलिड है। तो हम लोग क्या देखते हैं, साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं? जब अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी किया जाता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, कि हमारी जो पी वेव है, प्राइमरी वेव है, जब उसका मीडियम है डेंसिटी चेंज हो रहा है तो वो बेंड होती जा रही है, तो वहां पे वो रिसीव नहीं हो रही। लेकिन जब एस वेव की बात आती है तो जहां जहां सॉलिड है वहां वहां तो रिसीव हो रही है वो, लेकिन जैसे ही आउटर कोर आता है, जैसे आउटर कोर आता है जो कि लिक्विड है, यहां पे आते ही वो अब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट को पता चलता है कि एस वेव यहां पे नहीं मिली, दैट मींस कि इलाका कैसा है? लिक्विड इन नेचर है। फिर फर्दर जब दोबारा सॉलिड आउटर कोर सॉरी इनर कोर आता है तो दोबारा आपको मूव करती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि हमारे पास 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन इसमें भी डिवीजन है। अब क्रस्ट की बात करें तो मोटा मोटा आप देखिए 5 से 70 किलोमीटर के आसपास का इसका थिकनेस है। फर्दर 100 किलोमीटर तक जब जाएंगे तो उसको हम लिथोस्फेयर रीजन कहेंगे। ये किससे बनता है? क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपरी सॉलिड पार्ट से। फिर इसके नीचे पाओगे अगले 100 किलोमीटर तक तो एक वीक मोल्टन लेयर मिलती है जो कि कहलाती है एस्थेनोस्फेयर। ये भी मेंटल का ऊपरी हिस्सा है बच्चों, लेकिन उसके बाद का जो मेंटल है प्रॉपर सॉलिड मेंटल है, ठीक है। तो यहां पे आपको सब पी और एस वेव दोनों मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर आगे जाओगे, जब कोर का रीजन आता है तो कोर में क्या है कि आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर आपका सॉलिड है। तो आउटर कोर में जो एस वेव है आपका वो रिसीव नहीं होता, अब्सॉर्ब हो जाता है, बट और हमारा जो इनर कोर है वहां पे दोबारा से रीएमर्ज होता है आपको दिखता है। तो ऐसे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब क्रस्ट की भी अगर आप बात करोगे तो जो मेजर एलिमेंट्स है जो क्रस्ट को बनाते हैं, ठीक है, उसमें से आपका सिलिकॉन है ना, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, राइट। तो इस वजह से आप देखोगे क्रस्ट के अंदर ये लाइटर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर हम कोर की बात करें तो कोर में आपको हेवियर एलिमेंट्स मिलते हैं। कैसे? जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तभी इसको हम क्या कहते हैं? नाइफ लेयर भी कहते हैं कई बार, है ना, NiFe लिखा जाता है इसको, राइट। आई बस समझ में? तो इस तरीके से बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर को क्लासिफाई करते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्रस्ट है इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, ब्रिटल है, ब्रेक की जा सकती है। ओशनिक क्रस्ट पतली है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एवरेज थिकनेस की बात की जाए तो ओशनिक क्रस्ट का एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट वाले का 30 किलोमीटर। हालांकि हिमालयन क्षेत्र में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी मोटी है? 70 किलोमीटर के आसपास। हेवियर रॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, डेंसिटी अगर आप देखेंगे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो ओशनिक क्रस्ट है वो किससे बनी है? बसाल्ट के पत्थर से। दिस इज व्हाट इज बसाल्ट, ठीक है। तो बसाल्ट का पत्थर ऐसा दिखाई देता है, इससे हमारी ज्यादातर ओशनिक क्रस्ट बनी है, राइट। और ओशनिक क्रस्ट का जो डेंसिटी है वो आप देखोगे कॉन्टिनेंटल के मुकाबले कंपैरेटिवली कम है। तो ये तो गए भाई फैक्ट्स की बात। अब फर्दर मेंटल मैंने आपको बताया, इसके नीचे अपने को मेंटल लेयर मिलती है। मेंटल कहां से एक्सटेंड करती है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर के लगभग 2900 किलोमीटर तक, राइट। जो इसका अपर पोर्शन एक वीक मोल्टन लेयर है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ करके चले आ रहे हैं। एस्थेनोस शब्द का मतलब ही वीक होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे
देखो अब ये अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, मैंने आपको 200 किलोमीटर के आसपास बताया, कभी कभी 400 किलोमीटर भी इसको हम लोग लिख देते हैं, तो मतलब ये मोटा मोटा मान के चलो कि लिथोस्फेयर आपका 100 किलोमीटर तक है, उससे मतलब यही मतलब 200-300-400 किलोमीटर तक आपका एस्थेनोस्फेयर है। उसके बाद अपना प्रॉपर सॉलिड मेंटल स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है जो एस्थेनोस्फेयर है अपना, दैट इज द मेन सोर्स जहां से हमारी मैग्मा आ रही है बेटा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? जहां से मैग्मा आ रही है वो सोर्स कहां है, हमारे एस्थेनोस्फेयर में है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहां पे आकर के डेंसिटी और बढ़ जाएगी, मेंटल की डेंसिटी कंपैरेटिवली हमारे क्रस्ट से ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप देखोगे जो मैंटल से निकलने वाला मैग्मा ऊपर पहुंच जाता है उसे हम लावा कहते हैं, तो हम पढ़ ही चुके हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब अगर आप देखोगे लोअर मैंटल आपका जो है वो प्रॉपर आपका सॉलिड स्टेट में, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था अभी, तो यही मैं आपको समझा रहा था कि देखो ध्यान से देखो, एस्थेनोस्फेयर से जो नीचे की तरफ आपका मैंटल आएगा पूरा आपका सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? चल, तो ये तो हमने फैक्चुअल बातें कर ली। अब जैसे मैं कोर की बात करूं तो कोर आपको पता है कि कोर बच्चे अगर हम बात करें, कोर और मेंटल का बाउंड्री कहां बनता है, 2900 किलोमीटर पे, मतलब 2900 किलोमीटर के बाद अगर आप जाएंगे, इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कोर बन जाएगा। ठीक है, कोर वाला रीजन, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर आपका सॉलिड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे डेंसिटी की बात करें, अगर मेंटल और कोर की जो बाउंड्री बन रही है, ठीक है, उसकी डेंसिटी वहां पे कितनी है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और अर्थ के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते डेंसिटी कितनी हो जाती है, लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज वाई आप देखोगे कहा जाता है जो कोर हमारी बनी हुई है ज्यादा हैवी मटेरियल से बनी है, तो कोर को कई बार हम क्या कहते हैं, नाइफ लेयर भी कहते हैं। तो नाइफ लेयर का मतलब क्या हुआ, Na से बेटा निकेल हो गया, ठीक है, तो निकल है यहां पे आपको मिल जाएगा, और Fe से आपको मिल जाएगा, दैट इज आयरन। क्लियर है बात सभी को? तो Na से हो गया निकल और Fe से हो गया हमारा आयरन। क्लियर है गाइस सभी को? तो कई बार इसको नाइफ लेयर कह के भी बुलाया जाता है। किसको कह के बुलाया जाता है, हमारी कोर को कह के बुलाया जाता है। ठीक है, तो कोर में डेंसिटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो याद कर लीजिए, कभी डेंसिटी अरेंज करने को आए तो सबसे कम डेंसिटी कहां होगी, क्रस्ट के अंदर होगी, उससे ज्यादा मेंटल में होगी, उससे ज्यादा आपके कोर में होगी। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, तो काफी सारा देर का लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, एक और बात बता देता हूं आपको, दैट इज डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जब आप एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। राइट, कि हमने क्या किया कि एक लेयर से दूसरे लेयर में जब हम जाएंगे तो उस रीजन को, उस बाउंड्री को क्या कहा जाएगा, द डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं क्रस्ट से मैंटल में जा रहा हूं, तो ये मेरी जो बाउंड्री बन रही है बेटा, इसे क्या कहा जाएगा, डिसकंटिन्यूटी। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है, तो उन्हीं के नाम से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट है मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी और गुटेनबर्ग, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, अब जैसे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी बनती है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, इसको याद कर भी सकते हो, नहीं भी स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अपर लोअर क्रस्ट आपसे रीजन यूजली नहीं पूछता है कभी। डन। तो लेकिन जब हम लोग क्रस्ट से मेंटल में जाते हैं बेटा, तो ये जो ट्रांजिशन जोन है क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका द मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर वैसे अगर आप जैसे आउटर मेंटल से इनर मेंटल के अंदर जाते हो, तो वो इलाका जो ट्रांजिशन का क्या कहलाता है, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर फर्दर आप जब मेंटल से कोर में जाओगे, मेंटल से कोर, ये जो बाउंड्री आपकी बन रही है 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे, ये वाली बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फर्दर जब आप आउटर कोर से इनर कोर के अंदर जाओगे, तो ये जो बाउंड्री बनेगी हमारी, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब ये प्रॉपर्ली आपके एनसीईआरटीज में नहीं है, बट देयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपका इससे बनता है। तो ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है बच्चे, ट्रांजिशन जोन होते हैं। तो जब एक लेयर से आप दूसरे लेयर में एंटर कर रहे हो, जो बाउंड्री आपका क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कॉनराड, है ना, क्रस्ट से मेंटल तो बनेगी मोहो डिसकंटिन्यूटी, आउटर मेंटल टू इनर मेंटल रेपिटी, मेंटल टू कोर गुटेनबर्ग, एंड आउटर कोर टू इनर कोर दैट इज लेमन। ठीक है, तो ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटीज हो गई, और ये अपना थोड़ा सा प्यारा सा मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्लियर है सभी को यहाँ पे? क्लियर है भाई सभी को यहाँ पे? क्लियर है बच्चों वाडी? चलो, अब लास्ट आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पे। तो हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई कि वोल्केनो क्या है, एक ऐसा ओपनिंग है हमारे अर्थ क्रस्ट में जहां से गैसेस, वाटर वेपर, राख जिसे ऐश कहते हैं, मोल्टन रॉक जिसे आप लावा कहते हैं, वो सब कहां आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे एक ऐसी ओपनिंग है जहां से जो अंदर का मटेरियल है ना, धुआं है, ऐश है, गैसेस हैं, और कई सारा मोल्टेन मटेरियल है, वो सब बाहर आ जा रहा है सरफेस के ऊपर, उसे कहा जाता है वोल्केनो। ठीक है, और ये बाहर कब आता है, जब ये वोल्केनो फटता है, इरप्ट होता है। राइट, अब ध्यान से देखिएगा, मैग्मा जो है मोल्टेन मटेरियल है जब तक अर्थ के अंदर है, और जब सरफेस पे आ जाएगा तो उसे लावा कहा जाएगा। मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की बात की जाए तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट वोल्केनोस बनते हैं हमारे अर्थ पे, उन्हें शील्ड वोल्केनो कहा जाता है। शील्ड समझते हो, ढाल,
तुम देखियो तलवार के साथ ऐसा ढाल इस्तेमाल करते हैं ना लड़ाई करते टाइम, तो ये वॉल्केनो का शेप बिल्कुल वैसा ही है, शील्ड जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, लार्जेस्ट वॉल्केनोज होते हैं अर्थ के अंदर। साथ ही साथ इनका किनारा अगर आप देखोगे ना तो ऐसा तीखा स्टीप नहीं होता बच्चों। इनका एक्सप्लोजिविटी भी काफी लो रहता है, मतलब बहुत तेजी के साथ नहीं फटते हैं, अनटिल अनलेस कोई पानी का सोर्स इनके साथ ऐड ना हो जाए। अगर मान लो पानी इसमें ऐड हो गया, गलती से मॉइस्चर ऐड हो गया, तो बहुत तेजी से पट करके फटेगा, है ना। अदरवाइज इनका जो एक्सप्लोजन है वो थोड़ा हल्का रहता है, बहुत दबा के नहीं होता, बहुत जबरदस्त नहीं होता। और जो किनारे होते हैं इनके स्टीप होते हैं, मतलब अगर आप देखो ना ऐसे होते हैं वॉल्केनो, तो अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है किसी ने एक ढाल बना दी हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे फाउंटेन स्टाइल में इससे लावा निकलता है कई बार, और अगर पानी गलती से मिक्स हो जाए यहाँ पे, तब ये बहुत एक्सप्लोसिव हो जाएगा। जब तक पानी मिक्स नहीं हो रहा तब तक एक्सप्लोसिव नहीं रहेगा। फिर कंपोजिट वोल्केनो में क्या होता है कि जो लावा होता है ना काफी थिक होता है, काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक ऐसे बाउल लिया, उस बाउल के ऊपर से चॉकलेट डाली। अब चॉकलेट थिक होगी तो वहीं जम जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर पतली होगी तो दूर तक बहती जाएगी, है ना। सिंपल चलो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरा फोन लिया, मैंने कहा चलो यार फोन सैक्रिफाइस करते हैं आज एक्सपेरिमेंट के लिए। और मैंने क्या किया, ऐसे चॉकलेट लिया, एकदम पतला वाला चॉकलेट लिया, सिरप ऊपर से पोर करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, इसके साइड साइड से फ्लो करके गिर जाएगा। अगर थिक वाला लूंगा तो देखोगे कुछ टाइम बाद ठंडा होकर जम जाएगा इसी पे, है ना। तो वैसे हमारे वोल्केनो के साथ हो रहा है, वोल्केनो में से जो लावा निकल रही है वो कई बार थोड़ी थिन होती, पतली होती, कई बार एकदम गाढ़ी होती, थिक होती है। तो कंपोजिट वोल्केनो को हम लोग कई बार अगर आप देखोगे तो कंपोजिट वोल्केनो में क्या होता है कि जो आपका बाहर लावा निकल रहा है बेटा वो काफी थिक है, तो यहीं पे लेयर बनाता जा रहा है, यहीं पे जमता चला जा रहा है, तो आप देखोगे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर यहां पे क्रिएट हो जाता है, इसे हम कहते हैं द कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिखाई देता है, एक्सप्लोसिव एरप्शन होती है पहली बात, तो ज्यादा विस्कस, ज्यादा थिक लावा यहां पे निकलता है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, डन। इसके अलावा अगर आप देखोगे एश एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी निकलता है। पायरोक्लास्टिक का मतलब होता है रॉक्स हो गई, पिघले हुए पत्थर हो गए, इन सबको हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, लगातार यहाँ पे जमता चला जाएगा, लेयर्स बनाता चला जाएगा, तो आपको लगेगा कि क्या हो गया, इससे एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो दिस इज द शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, जैसे मोना लोआ इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। शील्ड वॉल्केनो में क्या हो रहा है, देखो ऐसे फाउंटेन जैसा जो है लावा बाहर निकल रहा है, बट अगर ये वैसे नॉन एक्सप्लोसिव होता है, मतलब इतना भयंकर विस्फोट नहीं होता है इसमें, बट पानी वानी मिक्स हो जाए तो भयंकर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा शील्ड वॉल्केनो हो गया। फिर देखो कंपोजिट में क्या तुम्हें लेयर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको हम कई बार स्ट्रेटो वॉल्केनो का नाम भी देते हैं बच्चों। तो इसमें अगर आप देखोगे लेयर्ड लावा है, ऐश है ना, पायरोक्लास्टिक रॉक निकल रही है यहां से काफी सारी, और सब आसपास ऐसे जमता चला जा रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लेयर बन गई, परत बन गई इसके अंदर, इसे हम कंपोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं कई बार। अब ये वाला जो होता है ना बेटा, ये जो तुम देख रहे हो ये बहुत एक्सप्लोसिव है, इसको हम कैल्डेरा कहते हैं। ठीक है, कैल्डेरा बेसिकली पता है किसे कहा जा रहा है, ये जो तुम्हें गड्ढा, ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग कैल्डेरा कह रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखना, इसमें होगा क्या, ये इतना भयंकर विस्फोट होगा यहाँ पे, जब कभी भी कैल्डेरा फटेगा, मतलब इस टाइप का वोल्केनो फटेगा, तो आप देखिएगा कि एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त होगा कि बजाय कुछ फॉर्म करने के, या अपने ही एक्सप्लोजन के वेट में जो है कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स मतलब ऐसे धस जाएगा। जनरली क्या हो रहा है यहां पे, आप देखो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, यहां लेयर फॉर्म हो जा रही है, या शील्ड जैसा वॉल्केनो बन जा रहा है, बट यहां तक जब आप पहुंचेंगे कैल्डेरा वाले केस में, तो इसका एक्सप्लोजन इतना ताकतवर होता है कि बजाय कुछ बनाने के धस जाता है अंदर की तरफ, तो ऐसा डिप्रेशन, गड्ढा बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा कहते हैं। सो दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस। तो अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले, आप मान लीजिए सबसे ज्यादा विस्फोटक वॉल्केनोस को हैं, तो दे आर कैल्डेरास। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। अब आते हैं फ्लड बसाल्ट। अब फ्लड बसाल्ट कैसा होता है, देखो ध्यान से देखना। फ्लड बसाल्ट का बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्लाट्यू रीजन, डेक्कन प्लाट्यू का क्षेत्र खासकर। तो जब इंडियन प्लेट, ये जो इंडियन प्लेट का पार्ट है, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था ना, नॉर्थ की तरफ, तब ऐसा माना जाता है मल्टीपल वॉल्केनो फटे थे यहाँ पे, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, और वो जो लावा था वो कैसा था, थोड़ा पतला था। तो क्या हुआ कि काफी दूरी तक वो बहता चला गया, और उसी लावा के ठंडे होने से यहाँ पे रॉक्स बने, पूरा प्लेट्यू क्रिएट हुआ। तो ऐसा मानते हैं हम लोग, है ना, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का मतलब होता है, ये वो लावा वॉल्केनोज होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लूड लावा यहाँ पे निकालते हैं। फ्लूड मतलब जो आसानी से बह सके, और लंबे एरियाज तक, लंबे किलोमीटर तक बहता है, ठंडा हो जाता है, तो एक लैंडफॉर्म सा क्रिएट कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप का क्षेत्र है, इट्स अ फेमस एग्जांपल। फिर मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस क्या है कि हमारे समुद्र के अंदर पूरा माउंटेन का एक सिस्टम है, पूरा माउंटेन रेंजेस हैं। तो इनका जो टॉप है ना, इनका जो क्रेस्ट है, अगर आप देखोगे तो इनका जो क्रेस्ट है हमारा, यहाँ टॉप पोर्शन जहां पे माउंटेन रेंजेस बन रही है, यहाँ पे लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं,
है ना। तो ये कहलाते हैं द मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस। तो अगर आप देखोगे जो ओशनिक एरिया है हमारा समुद्र के अंदर 70,000 किलोमीटर लंबा पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक माउंटेन का पूरा रेंज है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो उस माउंटेन रेंजेस के टॉप्स हैं, क्रेस्ट कहा जाता है जिसे, यहां पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो इसे हम कहते हैं दैट इज द मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो। राइट, क्लियर है बात सभी को? डन। चलिए, तो ये हो गई बात हमारी भाई हमारे दैट इज टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस की। अब बात करते हैं वॉल्केनिक हमारे लैंड फॉर्म्स की। देखो कई बार क्या होता है कि हमने क्या देखा कि अगर मान लेते हैं ऐसे करके कि ये हमारा मैग्मा सोर्स है, ये हमारा क्या है, मैग्मा का सोर्स है, गर्म है। तो ये कई बार जब ऊपर की तरफ आता है ना सरफेस के पास तक, तो ऐसा होता है ऊपर ऊपर आते आते क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। अगर ठंडा हो गया तो यहीं पे जम जाता है दोस्तों, ठीक है, और कई सारे लैंडफॉर्म्स बना देता है। ये लैंडफॉर्म्स आपको तब दिखाई देते हैं जब ऊपर जो रॉक्स है ना, अगर वो इरोड हो जाते हैं तो अंदर का मटेरियल एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कई बार ऐसा होगा कि जो मैग्मा है ना, वो क्या हुआ, अपने चैम्बर से, अपने सोर्स से ऊपर की तरफ आया, लेकिन ऊपर आते आते वो ठंडा होकर के जम गया, वहीं पे सॉलिड हो गया, है ना, और ऐसे में कई सारे लैंडफॉर्म बना गया। अब जब कभी भी ऐसा होगा तो याद रख लीजिएगा बच्चों कि जो ऊपर वाले रॉक्स हैं जब वो इरोड हो जाएंगे तब आपको इंटरनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अंदर की तरफ अगर मैग्मा कूल डाउन हो जाए और लैंडफॉर्म बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा द इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर की तरफ, एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया और ठंडा होकर क्या किया, लैंडफॉर्म बना दिया, तो इसे कहा जाएगा द इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। क्लियर है बात सभी को? डन। अब देखो जब अब नंबर 1 सबसे पहली बात करेंगे बाथोलिथ्स। तो बाथोलिथ्स कैसे होते हैं, बिल्कुल डोम आकार के होते हैं। डोम समझते हो, डोम कहा जाता है इस आकार को, ऐसे करके, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे एक बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है दैट इज बैथोलिथ। तो अगर आप देखोगे तो बैथोलिथ, लिथ का मतलब होता है पत्थर, लिथ शब्द का मतलब क्या होता है, स्टोन, ठीक है। तो यहां पे लार्ज डोम आकार के मैग्मा चैम्बर्स हैं, ठीक है। कभी किसी जमाने में हो सकता है मैग्मा का सोर्स रहे होंगे, सॉरी, किसी जमाने में बेटा ये मैग्मा का सोर्स रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, अभी बहुत पुराने हो गए, ठंडे हो गए, तो अंदर ही जम गए, ठीक है। अब इनके ऊपर का जब रॉक इरोड हो जाएगा ना, तब आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो इसे क्या कहा जाता है, बाथोलिथ कहा जाता है। तो लार्ज बड़े डोम शेप्ड मैग्मा चैम्बर्स थे जो अंदर ही जो है क्रस्ट के अंदर कूल डाउन कर गए बेटा। एंड अगर आप देखोगे तो ग्रेनाइट की चट्टाने फॉर्म हो गई, तो ग्रेनिटिक बॉडीज कहा जाता है, ग्रेनाइट से बने होते हैं, ठीक है। इस आकार के आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, इनको क्या कहा जाता है, बैथोलिथ्स कहा जाता है, ठीक है। ये विजिबल तब होंगे जब इनके आसपास की चट्टानें इरोड हो जाएंगी, तब आपको देखने को कई बार मिल जाएगा। दूसरा आता है बेटा यहाँ पे लैकोलिथ। अब लैकोलिथ भी कैसा होता है, डोम आकार का ही होता है, ऐसे डोम स्ट्रक्चर होता है इसका भी, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, जो इसका बेस होता है ना बेटा, वो काफी ज्यादा लेवल होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अंदर से एक पाइप शेप्ड स्ट्रक्चर रहा होगा जो इसे मैग्मा चैम्बर से कनेक्ट कर रहा होगा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, लैकोलिथ्स कहते हैं। अगर आप कर्नाटका साइड जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है ये, अगर आप बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो कर्नाटका वाले साइड पे तो आपको ऐसे लैकोलिथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लैकोलिथ्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेम वही चीज हुई है कि मैग्मा अंदर की तरफ क्या होगा, यहां पे जम गया, ठीक है। तो उसने कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे लार्ज डोम आकार का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इनका जो बेस है वो कैसा है, लेवल है, और अंदर से कैसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो है आपके मैग्मा सोर्स से कनेक्ट हुआ होगा, तो इसको हम कहते हैं दैट इज लैकोलिथ। कहां देख सकते हो, कर्नाटका वाले रीजन में। तीसरा आता है सौसर आकार का लेपोलिथ। अब लेपोलिथ का मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपने कभी देखो चाय के नीचे आप वो प्लेट रख के पीते हो ना, देखियो तुम चाय के कप के नीचे कई बार लोग ऐसा प्लेट रख के पीते हैं, तो उसको हम सॉसर कहते हैं। तो इसे सॉसर आकार का इस तरीके का अगर आप देखोगे बॉडी अगर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज लैपोलिथ। तो लैपोलिथ क्या, एक सॉसर शेप्ड का इस तरीके का कॉनकेव इंट्रूसिव बॉडी है कि मैग्मा इस तरीके से जमा के ऐसा आकार इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसे हम कहते हैं दैट इज द लैपोलिथ, ठीक है। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, अब आते हैं हमारे पास फाकोलिथ। अब फाकोलिथ कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई अभी, ठीक है। फाकोलिथ कैसा होता है, देखो क्या होते हैं, कई बार हमारे जो रॉक्स होते हैं ना उनके अंदर फोल्ड डेवलप होता है, ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं, फोल्ड डेवलप होता है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर ये फोल्ड ऐसा है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो इसे कहा जाता है एंटीक्लाइन। क्या कहा जाता है इसको बच्चों, एंटीक्लाइन, ठीक है। और यही फोल्ड अगर आप देखिए नीचे की तरफ ऐसे डिप्रेशन में है, तो इसे हम लोग सिंक्लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, यहाँ पे सिंक्लाइन कहते हैं, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, फाकोलिथ का मतलब क्या होगा कि एक वेवी, ऐसा वेव होता है ना बेटा, माहौल पूरा वेवी, एक ऐसा वेवी मास है किसका, हमारे लावा का, इंट्रूसिव रॉक का, जो कि पाया जा रहा है किसी भी सिंक्लाइन या
एंटीक्लाइन के पास। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि रॉक्स के अंदर मैंने कहा ना फोल्ड डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे ऊपर की तरफ उठा होगा तो एंटीक्लाइन कहा जाएगा, नीचे की तरफ धसा होगा तो उसे सिंक्लाइन कहा जाएगा। तो ऐसे एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन में आप देखोगे कई बार क्या होता है, ऐसे इंट्रूसिव रॉक्स यहां पे फॉर्म हो जाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम फैकोलिथ कहते हैं। ऐसे ऐसे वेव आकार में आपको बनता हुआ दिखाई देगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे फैकोलिथ कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आते हैं सिल्स एंड शीट्स। अब सिल्स एंड शीट्स क्या होते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टली क्या हुआ, आपका लावा जम गया, कि मान लीजिए हमारी ये रॉक्स थी, इसमें लावा जो है काला काला आप देखोगे यहां पे हॉरिजॉन्टली जम गया। कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टली जम गया ऐसे। अब कई बार अगर आप देखेंगे यहां पे, तो जो इग्नियस चट्टाने होती हैं वो कैसे बनती हैं, लावा के ठंडे होके जमने से बनती हैं बच्चों, है ना। कई बार क्या हो सकता है, ऐसे इग्नियस चट्टानों में आप देखोगे कि क्या हुआ, कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अगर ये थिन होंगे, पतले होंगे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, शीट्स कहा जाएगा। अगर ये चौड़े होंगे तो इन्हें सिल कहा जाएगा। आई बात समझ में, तो हमने क्या देखा, अगर पतले होंगे तो क्या कहा जाएगा, शीट्स कहा जाएगा, चौड़े होंगे तो सिल्स कहा जाएगा। अगर आप कभी महाराष्ट्र वाली बेल्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, बाय रोड घाट्स वाले सेक्शन में, तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कई बार जो हमारी चट्टानें होती हैं, उसमें आपको ना ऐसे सीधा सीधा काला काला मटेरियल जमा हुआ दिखाई दे जाता है, ऐसे करके, है ना। तो ये लावा क्या है, वर्टिकली जम गया, तो इसने एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, इसे हम डाइक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, डाइक्स। तो डाइक्स क्या होते हैं बेटा, वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जब लावा क्या करता है, पत्थरों के अंदर जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वहां सीधा सीधा जम जाता है। तो कई बार हमने क्या देखा, रॉक्स में क्या होता है, रॉक्स में क्रैक होता है, फिशर होता है, मतलब ओपनिंग होती है, राइट। और मान लो लावा उसमें घुस गया और जम गया भाई, तो क्या हुआ, ऐसे सीधा सीधा दीवार लाइक स्ट्रक्चर बना दिया इसने। तो अगर वर्टिकल होगा तो डाइक कहलाएगा, हॉरिजॉन्टली जमेगा तो सिल और शीट्स कहलाएगा। बस इतना डिफरेंस याद रखिए। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टली जम रहा है तो सिल या शीट्स कहेंगे, और वर्टिकली अगर एक खड़ा खड़ा जम रहा है, दीवार जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसे डाइक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाले साइड आपको जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, वहां पे आपको काफी दिखाई देगा। बिकॉज डेक्कन ट्रैप हमने क्या पढ़ा थे, कि डेक्कन ट्रैप बने ही किससे हैं बच्चे, हमारे लावा इरप्शन से, है ना, लावा के डिपोजिशन से। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वहां के चट्टानों में, पत्थरों में ये फैकोलिथ्स या फिर ये सिल या डाइक्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या है बेटा, हमारे इंट्रूसिव, दैट इज वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। क्लियर हो गई बात सभी को, क्लियर हो गई बात सभी को। चलिए, तो भाई यहां पे आपका चैप्टर होता हुआ एंड मेरे बच्चों। अब चैप्टर आपका बेटा एंड हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए एक सवाल भी रहने वाला है। ठीक है, तो सवाल क्या है भाई, आपको कमेंट्स में बताना है कि सर डिफाइन करना है आपको डाइक्स। आपको क्या डिफाइन करना है बेटा, यहां पे डाइक्स डिफाइन करने। कहां पे आंसर आप देंगे, आंसर आप देंगे कमेंट्स के अंदर। ठीक है, आंसर आप कहां देंगे बेटा, यहां पे कमेंट सेक्शन के आप आंसर देंगे। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को, डन। इसके अलावा बच्चों, ये वाला जो टॉपिक आता है, अगेन दिस इज फॉर लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर के लिए आपसे पूछेगा, अगर आप डायग्राम बना के आंसर कर सकते हो, वेल एंड गुड, मैं तो कहूंगा प्रैक्टिस कर लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायग्राम बना करके तुम आंसर कर सकते हो तो इट्स द बेस्ट पार्ट। ठीक है, पूरे पूरे 5 नंबर बेटा तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर तुम डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सर कितना कंटेंट लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट तुम्हें दिया है, तुम इतना भी लिख करके आ जाओगे, यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 6 के 6 आपने लिखे यहाँ पे, और बढ़िया से डायग्राम बना दिया, यू आर गुड टू गो, हो गया भाई तुम्हारा मस्त एकदम बढ़िया पेपर। ठीक है, चलिए, तो बस यही था हमारा बच्चे आज का सेशन। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने बात की यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। तो हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, कि इंटीरियर में खुद डुबकी लगा करके जा करके मटेरियल्स हम नहीं ला सकते, इसलिए वी डिपेंड अपॉन डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दैट इज जो वोल्केनिक इरप्शन से हमारे पास मैग्मा आता है, उसको स्टडी करना हो गया। या फिर हमने कई बार क्या किया बच्चों, यहाँ पे दैट इज मतलब जो हमारे डेटास हमने इकट्ठा किए सरफेस एंड माइनिंग रॉक से, उनको हमने यहाँ पे स्टडी किया। इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर अर्थक्वेक इज द बेस्ट सोर्स बच्चे। इसके अलावा हम लोग अनॉमलीज वगैरह को स्टडी करते हैं, तो उससे भी हमें आइडिया मिल जाता है। अर्थक्वेक के अंदर हमने स्टडी किया कि कैसे जो एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, उन वेव्स को हम स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं बच्चों, तो हमें इंटीरियर का पता हमें लग पाता है। ठीक है, क्लियर बात सभी को। और फिर हमने पढ़ा यार वोल्केनिज्म के बारे में, कि वोल्केनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट कर पाता है। तो यही था हमारा पूरा पूरा चैप्टर बच्चों, पूरा लेक्चर। लगभग पता नहीं मुझे कितना, मुझे एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितने मिनट का लेक्चर गया भाई, बट कोई नहीं यार, तुम लोग अच्छे से देख लेना। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें जो होमवर्क दिया है बेटा, ये होमवर्क तुम्हें करना है, डिफाइन को, डाइक्स को डिफाइन करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं वेट करूंगा। ठीक है, क्लियर है सभी को बात। चलिए, तो इसी के साथ मेरे को दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलता हूं अगले क्लास, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। मिलते हैं ऑन दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट्स ह्यूमैनिटीज क्लास 11th के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड कुणाल दिस साइड।
राइट, लॉन्ग लिव द डॉगी स्क्वाड, रॉक्स गाइस, मचाते रहो एकदम बढ़िया तरीके से। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।